नमस्कार दोस्तों, आज फिर अपन एक शानदार सा टॉपिक लेकर के आए हैं। स्वागत है आप सभी का शिखर चैनल में। और आज हम शुरुआत करेंगे फिर उसी शानदार टॉपिक की जिसकी अपन पिछले पार्ट फर्स्ट में चर्चा कर चुके थे। इसके पश्चात आज इस चर्चा में आपका धारा 2 के आगे की बात कही जाएगी आरटी 2009 में। इसके पहले अपन शानदार शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किससे? पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान है तो होती है। कहते हैं कि यदि आपके अंदर हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जीत सकते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्य को आप जो है पा सकते हैं। और यदि हौसले की कमी है तो फिर से एक बार दोहराऊंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए इस शानदार टॉपिक की आरटी 2009 के धारा 2 के आगे की पार्ट 2 में चर्चा करते हैं। आज अपन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर जो है चर्चा करेंगे धारा 3 से चर्चा करेंगे कि धारा 3 में क्या है। आखिर धारा 3 जो है, तो धारा 3 में क्या है? तो धारा 3 में है कि आसपास के विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। निःशुल्क प्रदान की जाएगी और ये निःशुल्क प्रदान की जाएगी और ये निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो बच्चों से शुल्क लेने का प्रावधान किस धारा में नहीं है? किस धारा में है कि बच्चों से शुल्क नहीं लिया जाए? ये धारा 3 में है। इसके पश्चात अपन चर्चा करेंगे कि धारा 4 में क्या है। तो धारा 4 जो होती है, तो धारा 4 में है कि बच्चे को आयु के अनुसार उसे प्रवेश दिया जाए। यदि जैसे बच्चा 5 साल का है तो उसे क्लास फर्स्ट में प्रवेश दिया जाता है। इसी प्रकार यदि बच्चा 8 साल का हो चुका है और उसने जो है विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया था तो उसको किस में प्रवेश दिया जाएगा? कक्षा 3 में प्रवेश दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है 8 साल का हो गया है फिर से उसे क्लास फर्स्ट में ही प्रवेश दिया जाएगा। तो जो बच्चा है उसको उसकी आयु के अनुसार ही क्या किया जाएगा? स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा, है ना। तो आयु के अनुसार प्रवेश धारा 4 में है। आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। इसी प्रकार अपन चर्चा करेंगे कि धारा जो है आपको बताएं कि धारा 5 में क्या है ना। धारा 4 तक की बात हो गई, धारा 5 में बताएंगे। धारा 5 में है, देखिए क्या होता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में क्या होता है कि कुछ व्यवस्थाएं होती है, खेल मैदान हो गया, शौचालय हो गया और अन्य सभी, मतलब कहा जाए कि यदि बच्चे को वहां समस्या आ रही है, भले उसका प्रवेश हो गया, यदि उधर बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो क्या करेगा कि बच्चे का यदि मन नहीं है स्कूल में रुकने का तो टीसी प्राप्त कर सकता है। तो धारा 5 में क्या है कि टीसी प्राप्त करने का बच्चे को अधिकार है। और यदि कहीं विद्यालय में टीसी नहीं दी जा रही है तो ये कानूनन क्या है? गलत है और कानूनी रूप से उसमें कार्यवाही हो सकती है। तो टीसी प्राप्त करने का अधिकार किसको है? बच्चे को है। टीसी प्राप्त करने का अधिकार, है ना। बच्चा जो है टीसी प्राप्त कर सकता है यदि अपनी स्वेच्छा से, यदि उसको स्कूल छोड़ करके जाना है, वो बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता तो बच्चा वहां से क्या कर सकता है? टीसी प्राप्त कर सकता है। और इसके बाद आपको बताते हैं कि धारा 6 में क्या है। तो धारा 5 हो गया, धारा 6 की बात करेंगे। तो धारा 6 में है कि जो प्राथमिक 1 से 5 तक के विद्यालय, फर्स्ट से 5 तक के विद्यालय हर 1 किलोमीटर में क्या होना चाहिए? 1 किलोमीटर में, हर 1 किलोमीटर में खुले होना चाहिए। 1 किलोमीटर में खुले होना चाहिए। 1 किलोमीटर दूरी तय की गई कि हर 1 किलोमीटर में 1 से 5वीं तक के विद्यालय होना चाहिए।
और इसके पश्चात 6वीं से 8वीं तक कितने, 6वीं से 8वीं तक के विद्यालय कितने में होना चाहिए, 2 किलोमीटर के अंतर्गत होना चाहिए। वैसे देखिए यदि कहा जाए तो कई जगह 3 किलोमीटर लिखा होता है और कई जगह 2 किलोमीटर भी होता है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान ये रखना है कि 1 से 5 तक के विद्यालय 1 किलोमीटर में और 6 से 8 तक के विद्यालय 6 से 8 तक के विद्यालय 2 किलोमीटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 6 से 8 तक के विद्यालय 2 किलोमीटर में होना चाहिए। अब धारा 6 तक की बात हो गई। अब धारा 7 में अपन आते हैं कि धारा 7 में क्या है। तो धारा देखिए ये धाराएं मतलब आरटी 2009 रीट के लिए हो या आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो या सीटीईटी की तैयारी कर रहे हो, हर एक टॉपिक इसका जो है महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम के लिए। तो धारा 7 की अपन चर्चा करेंगे कि धारा 7 में क्या है। धारा 7 में वित्तीय अनुपात की चर्चा की गई है। वित्तीय अनुपात के बारे में बताया गया है। तो धारा 7 में वित्तीय अनुपात तो क्या होना चाहिए, साधारणतः देखा जाता है कि 60:40 का रहता है वित्तीय अनुपात, कि 60% केंद्र सरकार वहन करेगी, जो स्कूलों का खर्चा होगा, जो भी मतलब शासन जो भी इसमें खर्च वहन आएंगे, तो 60% केंद्र सरकार 40% राज्य सरकार। क्या 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। इसके पश्चात जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्यों में 90 पूर्वोत्तर राज्य में 90:10 का प्रावधान है कि 90% जो है केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% जो है का प्रावधान 10% जो है क्या करेगी, राज्य सरकार वहन करेगी। इसके पश्चात धारा जो है 8 में क्या वर्णन किया गया है कि धारा 8 में समुचित सरकार का वर्णन किया गया है। धारा 8 में किसका वर्णन किया गया है, समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब है कि जो स्कूल के देख रेख है, कार्यक्रम है, जो भी चीजें हैं उनका सरकार के अधीन ही, सरकार ही सब कुछ उनका वहन करेगी। और स्कूल में जो हो गया, नियुक्ति हो गया, उसका कार्य संभालना, ये सब कौन करेगी, सरकार ही तो करेगी, है ना। तो समुचित सरकार के बारे में चर्चा की गई है कि समुचित सरकार है ना, कि कहाँ पद रिक्त है, किस स्कूल में पद रिक्त है, कहाँ जो है नियुक्ति दी जाए, क्या यहाँ कार्य करवाया जाए, जो भी सभी कार्य है, जो भी नियुक्तियां हैं वो किसके अंतर्गत होती हैं, समुचित सरकार के अंतर्गत, धारा 8 के अंतर्गत होती हैं। इसके पश्चात अपन चर्चा करेंगे कि धारा 9 की और धारा 10 की। इसी प्रकार से जो है अपन और देखिए क्या है कि ये जो आपका धाराएं हैं और आरटी 2009 है, तो ये एक सामान्य जानकारी भी है जो सभी को रखना चाहिए। और धारा 9 के अंतर्गत स्थानीय अधिकार की यानी स्थानीय कार्यपालिका का क्या काम है, जैसे नगर पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, है ना, तो इनका भी कुछ योगदान रहता है। तो इसका वर्णन धारा 9 के अंतर्गत किया गया है कि स्थानीय जो कार्यपालिका है वो इस स्कूलों के बारे में क्या क्या कार्य कर सकती है और विद्यालयों के बारे में क्या मतलब समुचित उसका विकास कैसे कर सकती है, क्या कर सकती है, इसका प्रावधान जो है, इसके सभी वर्णन जो है किसमें किया गया है, धारा 9 में किया गया है। धारा 10 में क्या है, धारा 10 में वर्णन है कि माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को स्कूल भेजें। देखिए क्या है, माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को स्कूल भेजें, है ना। माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को स्कूल भेजें और इसके लिए उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता है, मात्र
आग्रह किया जा सकता है कि निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप अपने बच्चे को क्या करिए, स्कूल भेजिए। लेकिन ये उनका कर्तव्य है कि स्कूल बच्चों को भेजें, है ना। लेकिन उसके लिए हम उनके ऊपर दबाव नहीं दे सकते हैं कि आप बच्चे को स्कूल भेजिए ही। और इसकी जो है इसका वर्णन भी, दबाव का वर्णन भी कहीं नहीं किया गया है। उनका एक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के रूप में उन्हें कहा गया है कि माता पिता का जो है क्या है, कर्तव्य है कि बच्चे को स्कूल भेजें। इसके बाद आता है अपना धारा 11 आता है। तो धारा 11 में देखिए क्या है कि जो धाराएं हैं वो, अब मैं आपको 30 धाराओं तक की बात करूंगा, 30 जितनी धाराएं उतनी धाराओं की बात करूंगा। इसके पश्चात जो है धारा 11 की बात आती है। तो धारा 11 में क्या किया गया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल भेजें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए। धारा 11 में चर्चा किसकी की गई है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की चर्चा की गई है। जैसे भैया प्राइवेट विद्यालय हो गए, नर्सरी हो गया, यूकेजी हो, एलकेजी यूकेजी हो गया, इसमें जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन जो गवर्नमेंट विद्यालय थे, जो सरकार थी, उसमें सरकार ने जो है, ये तो प्राइवेट के जो स्कूल है वो चला रहे थे। अब सरकार ने फिर अपने नियमों में जो है संशोधन वगैरह करते हुए उसने जो है पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलने का वर्णन किया कि जो है, जो बच्चे 3 से 6, 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको जो है कहाँ विद्यालय, जिसे हम आंगनबाड़ी कहते हैं। और आंगनबाड़ी में विशेषकर होता कुछ नहीं है ना। और क्या होता है कि वहाँ दलिया वगैरह खिलाया जाता है, और पढ़ाने के नाम में यदि कोई भेजता है तो पढ़ाई वगैरह वहाँ संभव नहीं हो पाती। यहाँ छोटा सा ABCD का थोड़ा बहुत सिखा दें वो बनी बात है। लेकिन जो है कहा जाए तो अधिकतर वहाँ खाने पीने, पोषण आहार वगैरह जो है वितरण किया जाता है, और बच्चों को वहाँ खेलने की सामग्रियां प्रदान कर दी जाती हैं। तो जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है वो कहाँ किया गया है, आंगनबाड़ियों में, आंगनबाड़ियों की व्यवस्था की गई है। क्योंकि प्राइवेट विद्यालय तो अपना जो है चला रहे थे, पहले से ही चला रहे हैं कि मतलब LKG UKG ऐसा करके चला रहे हैं, नर्सरी से लेकर के। तो पूर्व प्राथमिक जो विद्यालयों की व्यवस्था का प्रावधान है वो किसमें है, धारा 11 में है। तो क्या इसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है। अब इसके पश्चात देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है कि कैसे विद्यालय में क्या किया जाए, उनको जो है पोषण आहार दिया जाए, बच्चे को जो है क्या किया जाए, थोड़ा बहुत मतलब उनको बैठने का तरीका सिखाया जाए। वैसे भेजते इसलिए कि वहाँ बैठने का तरीका सिखाया जाए, मुख्यतः ये होता है पूर्व प्राथमिक 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। इसके पश्चात अपन आते हैं अध्याय 4 में। मतलब कहा जाए तो इसमें 7 अध्याय, 7 अध्याय में कितनी धाराएं हैं, 30 धाराएं हैं। और 30 धाराओं के अंतर्गत क्या है, धारा 11 में है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है। धारा 12 में है, जो धारा 12 है, या इसी को अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 12 आती है ना। तो धारा जो 12 है इसका प्रावधान, इसके बारे में अपन आपको बताते हैं। इसके पश्चात जो है आप लोग इसे नोट भी करते जाया करिए, है ना। कि सबसे बड़ी बात है कि यदि आप धारा 12 के अंतर्गत और अध्याय 4 यदि आप पढ़ लेते हैं तो एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि आप इसको पढ़ लिए, मान लीजिए आपने RTE नहीं पढ़ पाया, या फिर किन्हीं भी वजह से आपका RTE जो है पीछे हो रहा है या छूट रहा है, तो आप अध्याय 4 को अच्छे से पढ़िए। और इसके पश्चात मैं आपको धारा 12 की चर्चा कर रहा हूं। धारा 12 की चर्चा कि इसमें क्या बताया गया है कि अध्यापक की विद्यालय व अध्यापक की भूमिका, विद्यालय में अध्यापक की भूमिका, मतलब इन सभी चर्चाओं, इनकी विद्यालय की क्या मतलब भूमिका है, अध्यापक की क्या भूमिका है,
इसकी चर्चा की गई है धारा 12 में। और धारा 12 में मुख्यतः चर्चा एक विशेष कार्य के है कि जो भी आपकी निजी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय है, वहां 25% सीटें जो है दुर्बल दुर्बल वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए आरक्षित की जाएंगी। जितनी 25% जो सीटों का प्रावधान है, चाहे कितना भी बड़ा प्राइवेट विद्यालय हो, वहां दुर्बल व असुविधाग्रस्त जो बच्चे हैं उनके लिए क्या रहेगी, रिजर्व रहेगी 25% सीट। दुर्बल व सुविधाग्रस्त बच्चों के लिए रिजर्व रहेगी। क्या रहेगी, रिजर्व रहेगी या आरक्षित रहेगी। भैया इसमें भी क्या होता है कि सरकार का प्रावधान है कि यदि कि कोई भी प्राइवेट विद्यालय है वहां 25% सीट दुर्बल व इसमें असुविधाग्रस्त वाले बच्चों के लिए क्या रहेगी, रिजर्व रहेगी। अब इसमें भी बड़ा जो है घपला चलता है। लिखा तो है कि 25% सीट आरक्षित रहेगी, लेकिन इसमें भी कई जगह जो है इस बात को उजागर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ भी बच्चों से फीस ले ली जाती है ना, कि किसी भी उसमें जो है कैपिटेशन फीस हो गई, जैसे मतलब अन्य कई भी चार्जेस लगा करके बच्चों से फीस गैर कानूनी तरीके से जो है नहीं उनको जो है वसूल ली जाती है, और जो कि अवैध है, पूर्ण रूप से अवैध है। यदि उनको शासन ने जो है दिया है कि 25% सीट आरक्षित करिए आप, तो आपको वहां से फीस उनसे नहीं लेना चाहिए बच्चों से। फिर भी कई जगह जो है बच्चों से इसकी फीस क्या कर ली जाती है, वसूल ली जाती है। तो ये बच्चों के लिए 25% सीट। अब दुर्बल से आपका दुर्बल व सुविधाग्रस्त से मतलब क्या, दुर्बल का मतलब है एक शासन द्वारा एक निर्धारित आय होती है, यदि उस आय से कम वाले बच्चे हैं तो वहां क्या होता है कि उनकी जो है जैसे कई जगह जो है प्रावधान है, राजस्थान में जैसे प्रावधान है कि 2.5 लाख से नीचे जिसकी जो है वो है सैलरी वगैरह आती है, जो सालाना इनकम है, यदि उससे कम है तो वहां जो है वो किस में आएंगे, दुर्बल वर्ग में आएंगे। तो वहां जो है उनकी जो है फीस में क्या किया जाएगा, 25% का जो है उनकी छूट प्रदान की जाएगी। तो 25% छूट का प्रावधान कहाँ है, जो है फिर मिल जाता है, रिजर्व रहती है उनके लिए, उनके बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। बीपीएल कार्डधारी भी इसमें शामिल हो जाते हैं कि बीपीएल कार्डधारी के बच्चों को भी मिल जाता है। आइए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक इसके बाद अपन धारा 13, 14, 15 और अपन 30 तक की धाराओं की बात करेंगे। इसके पश्चात पार्ट बाय पार्ट में आपसे चर्चा करते रहेंगे इसी प्रकार। तो चलिए अभी धारा 13 की बात करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 सेकंड की बात है। तो अब चलिए धारा 13 के बारे में बात करेंगे कि धारा 13, देखिए धारा 13 में सबसे प्रमुख है प्रवेश प्रक्रिया का उल्लेख है कि प्रवेश प्रक्रिया बच्चे की कैसी हो, कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए, क्या क्या रिकॉर्ड चाहिए और कैसे बच्चे का प्रवेश प्रक्रिया हो, है ना। तो धारा 13 जो है, धारा 13 में प्रवेश प्रक्रिया का उल्लेख है। तो प्रवेश प्रक्रिया में कई जगह क्या होता है कि पहले बच्चे का इंटरव्यू लिया जाता है, फिर माता पिता का इंटरव्यू लिया जाता है, फिर इसके पश्चात दोनों को बैठा करके इंटरव्यू लिया जाता है, तत्पश्चात फिर उनसे कैपिटेशन फीस वसूली जाती है, जो कि अवैध है। कैपिटेशन फीस के नाम पर यदि कोई विद्यालय आपसे मांग करता है तो ये अवैध है। और यदि कहीं पर भी बच्चे का और आपका मौखिक टेस्ट लिया जाता है, कुछ भी लिया जाता है, तो ये भी गलत है। इसमें देखिए अवैध माना गया इसे। तो ये किसके अंतर्गत उल्लेख है इसका, धारा 13 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। आइए चलते धारा 14 में। तो धारा 14 में बात की गई है, देखिए कि अनावश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति और जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी प्रवेश दिया जाएगा बच्चे को। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, पहले क्या होता था कि बच्चों को यदि विद्यालय में प्रवेश करवाना है, अब चूंकि क्या होता है कि सामान्यतः साधारणतः परिवार जो होता है गांव से बिलोंग करते हैं, और गांव के जो बच्चे होते हैं, तो जो गांव के अभिभावक होते हैं मजदूरी वगैरह करते हैं, तो विभिन्न तरह के स्कूलों द्वारा प्रमाण पत्र मंगाए जाते थे। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि इतने दिन में तो अपना जो है इतने मजदूरी का लॉस हो जाएगा, हमारी 700 तो मजदूरी चली जाएगी, इतने प्रमाण पत्र एकत्र करते करते उनका टाइम खराब होता था। तो फिर बच्चों को प्रवेश दिलाने में थोड़ा सा झिझक करते थे, नहीं करा पाते थे प्रवेश। तो प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस प्रावधान को लाया गया कि अनावश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति दी जाए जो है, और
यदि जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का नहीं है, कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, तो बच्चे को फिर भी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात धारा 15 की बात करते हैं। धारा 15 में कहा गया कि सत्र प्रारंभ होने के 6 माह तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। जैसे साधारणतः क्या होता है कि विद्यालयों का सत्र जो है अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है, तो अप्रैल से आप देख लीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और 30 सितंबर तक का उल्लेख है कि 30 सितंबर तक का जो है क्या किया जाए, प्रवेश दिया जाए। यानी सत्र प्रारंभ होने के 6 माह तक विद्यालय में बच्चों का प्रवेश किया जाए। अब चूंकि कोरोना काल चल रहा है, तो ना तो इसमें प्रवेश प्रक्रिया का पता चल रहा है, ना तो इसमें परीक्षा प्रक्रिया का पता चल रहा है, मतलब कुछ भी समय से नहीं हो रहा। साधारणतः ये समझिए, चूंकि ये महामारी है और महामारी में कुछ भी चीज समय से नहीं चल रही है। लेकिन जो है उल्लेख है जो RT 2009 में, तो ये है कि सत्र प्रारंभ होने के 6 माह तक जो है क्या कर दिया जाए, प्रवेश प्रक्रिया हो जाए, जिससे सरकार के पास उचित आंकड़े पहुंच जाए। जो भी विद्यालयों के उचित आंकड़े हैं वो सरकार के पास पहुंच जाए। इसके पश्चात आता है आपका धारा 16। धारा 16 है भैया, ये मान लीजिए कि धारा 16 बच्चों का इतना बड़ा मनोबल बढ़ाती है कि अब क्या बताएं। सीधे बोलते हैं कि हम कुछ ना लिखेंगे भैया तो भी हमको आप फेल नहीं कर सकते हो। उल्लेख है उसका कि बच्चे को किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा और ना ही शाला से बाहर किया जाएगा, यानी निष्कासित किया जाएगा। अब ये इससे शिक्षा व्यवस्था में गिरावट आई है। लेकिन कुछ सरकार हो गई जो अपने विशेष बल का प्रयोग करते हुए RT के तहत जो उनको दिया गया है, जैसे राजस्थान सरकार हो गई, तो उन्होंने जो है पहले 5वीं 8वीं बोर्ड का इसमें प्रावधान नहीं है, कहीं भी प्रावधान नहीं है कि होगा, क्योंकि भैया कहीं भी फेल नहीं करना है, तो बच्चा वैसे उसका मनोबल ऊपर है कि मास्टर साहब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी आप पास करेंगे। अब उनको पता नहीं ये जानकारी कैसे क्या होता है ना, तो उनको पता है कि हमको तो फेल होना नहीं है, तो ना तो बच्चे पढ़ते हैं, ना तो जो है पढ़ने के पास ही नहीं जाते। और इसके पश्चात क्या होता है कि उनको शाला से बाहर भी नहीं किया जा सकता, भले ही वो जो है कितना भी उद्दंड हो जाए, है ना, कितना भी उद्दंडता करे बच्चा, फिर भी उसको शाला से बाहर आप नहीं कर सकते हैं, है ना। उसको प्रेम पूर्वक आप समझाएंगे, है ना। एक बार शिक्षक को यदि बालक कुछ गलत भी बोलता है ना, तो भी उसको जो है आप शाला से बाहर नहीं कर सकते। धारा 17 और भी मजेदार है, देखिए तो पहले धारा 17 में है कि विद्यालय में बच्चे को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, दंड का निषेध है, दंड निषेध है। मतलब बच्चा आपको चाहे कुछ भी बोल दे, तब शुरू में था, बोलते हैं कि जो गुरुजी द्वारा ऐसा मतलब पिटाई किया जाता था कि हालत खराब हो जाती थी बच्चों की, है ना, और कब क्या लात घूसा क्या मार दे कुछ पता नहीं, है ना। लेकिन अब इसका प्रावधान निषेध हो गया। अब यदि आप धोखे से बच्चे को यदि आप मार दिए हो तो केस हो जाता है भैया, पुलिस केस हो जाता है। बच्चे के अभिभावक तुरंत चले आते हैं कि चलिए स्कूल चलिए, जो है फला शिक्षक ने हमारे बच्चे को जो है आप थोड़ा सा ही वो कर दीजिए ना, डांट दीजिए, डांट में बच्चे जो है बुला लाएंगे अभिभावक को, है ना। तो इससे क्या होता है कि देखिए, पहला तो ये हो गया कि जो कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, इससे जो है शैक्षिक गुणवत्ता में भी कमी आई है, ऐसा नहीं है, है ना। और जो विद्यालय में बच्चे को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, ये बच्चों का और मनोबल बढ़ा दिया। बच्चे मतलब शिक्षक डांट भी नहीं सकते, डांट दिए या कुछ भी मतलब मारने का या दंड का प्रावधान नहीं है। बच्चा भले ही मतलब कितना भी शैतानी कर दे, फिर भी आप बोलेंगे अरे बेटा, जो है आपके सिर में भी बैठ जाए तो भी उसको जो है बेटा बेटा कह के उतारना पड़ेगा, है ना, सिर से नीचे उतारना पड़ेगा। और बच्चे को हंसा करके और खेल खेल में उसको शिक्षा देना है। तो अपन तो ऐसा यही करते हैं कि जितने भी शिक्षक होते हैं तो बच्चे को खेल खेल में शिक्षा दीजिए, जिससे उनकी जो है शिक्षा में रुचि बढ़े, और उनको समझाएं, ज्यादातर क्या करें, समझाएं उनको, जिससे समझाने से क्या होता है कि बच्चे जो है ऑटोमेटिक खुद ही थोड़ा सा समझाएंगे। यदि आप थोड़ा पढ़ाएं और थोड़ा समझाएं, इससे क्या होगा कि बच्चे को ना तो दंड देना पड़ेगा, ना ही तो प्रताड़ित करना पड़ेगा। और चूंकि प्रावधान है कि फेल नहीं किया जाएगा, तो भैया फेल मत करिए, लेकिन जो है शिक्षा बढ़िया शैक्षिक गुणवत्ता को आप स्वयं जो है सुधारिए। यदि आप सरकारी टीचर है, प्राइवेट टीचर है, कुछ भी है आप, यदि तो ऐसी शिक्षा दीजिए कि मतलब उनको भले ही फेल नहीं किया जाना है, लेकिन वो जो जिस स्तर पर जाएं, यदि 8 क्लास तक जाए, 8 क्लास तक प्रावधान नहीं ये है कि फेल नहीं किया जाएगा, तो बच्चों में जो है उत्साह आ जाता है कि अरे भैया हमको तो फेल नहीं किया जाएगा तो हम क्या करें। तो एक उनमें उत्साह आ जाता है, उत्साह के कारण जो है बच्चे ना पढ़ते नहीं, उस हिसाब से नहीं पढ़ाई हो पाती है, शैक्षिक गुणवत्ता में कमी आती है। लेकिन कुछ सरकारें हैं जो
फिर से जो है अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए 5वीं 8वीं को जो है उन्होंने ये कर दिया है कि यदि आप जो है एक बार फेल होते हैं तो आपको दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा, दोबारा में पास कर लीजिए। यदि दोबारा नहीं पास कर पाते हैं तो आपको राजस्थान में है विशेषकर है कि मतलब आप उसी कक्षा में फिर से पढ़ेंगे। तो ये एक अच्छा भी है। और चूंकि देखिए कहते हैं कि यदि नींव यदि मजबूत नहीं है तो फिर आगे मकान खड़ा नहीं हो सकता। तो नींव को पहले सुधारना बहुत जरूरी है। यदि कहीं पर भी 5वीं 8वीं बोर्ड होता है, शुरुआती से कड़ाई है, तो बच्चे निश्चित है कि अच्छे से उभर करके सामने आएंगे और अच्छी शिक्षा उनको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। तो यदि आपको पढ़ाने का मेरे तरीका और आपको ये धाराएं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ यदि वो समझ में आए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और ये शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भावी अध्यापक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें और साथ में उन सभी लोगों को आप शेयर करें, जिससे ये क्या होता है कि जागरूकता आती है। भले ही आप किसी परीक्षा की तैयारी नहीं दे रहे हैं, ये एक जागरूक करने वाला विषय है कि जागरूक होते हैं। अगले पार्ट में हम जो है चर्चा करेंगे कि धारा 17 से लेकर के धारा 30 तक का वर्णन अपन अगले पार्ट में पार्ट 3 में करेंगे। धन्यवाद। और मैं फिर से एक बात बोलना चाहूंगा कि जब भी आप मेरा वीडियो देखिए तो वीडियो को पूरा देखिए, अन्यथा आपके देखने का कोई मतलब नहीं निकलता है। और उसको नोट भी करते जाइए और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। एक बार अपन किनारे हट जाते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात क्या करिए कि इनको आप घर में भी बैठ के चिंतन करिए, मनन करिए। इससे क्या होता है कि अपन एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार आ जाता है समझ में, धीरे धीरे समझ में आता है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार वीडियो से जुड़े रहने के लिए, है ना।